नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे आज। और यहाँ पे आपके देखिए, एग्ज़ाम में आपको जो टाइम दिया जाता है, ये 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। और आपके यहाँ पे टोटल मार्क्स होते हैं 150, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपको क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे आपको एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलता है, और एक अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपको 1/4 अंक काट लिए जाते हैं, यानी 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो ने हम लोगों ने देखा था बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को, और आज उसी को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 120 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 121 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज कॉमनली अफेक्ट द टंग, लंग, हार्ट एंड लीवर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़े, हृदय और यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन में दिया हुआ है सरसों, या फिर नींबू घास, या फिर नींबू, या फिर तंबाकू। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका तंबाकू। टोबैको जो है ये आपके जीभ, फेफड़े, हृदय और यकृत को प्रभावित करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि बाय विच द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड। बोल रहा है कि नासिका छिद्र से निकलने वाली वायु को किसके द्वारा छनित किया जाता है। ऑप्शन ए में हो गया आपका मुंह, या फिर ऑप्शन बी में हो गया फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज, मतलब हमारे नाक में जो छोटे छोटे क्या होते हैं, जो बाल होते हैं वो, या फिर आपका हो गया ऑप्शन सी में ग्रसनी, या फिर ऑप्शन डी में हो गया स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका फाइन हेयर्स जो होते हैं हमारे नाक में, वो क्या करते हैं, वो जो वायु जो पास होती है नासिका छिद्र से, उसको क्या करती है, छानती है, फिल्टर करती है। ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्लूइड मीडियम ऑफ द ब्लड इन विच ऑल सेल्स आर सस्पेंडेड इन इट। बोल रहा है कि रक्त प्रवाह का माध्यम क्या है जिसमें सभी कोशिकाएं प्रवाहित होती है, मतलब सस्पेंडेड होती है, मतलब तैरती रहती हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है प्लेटलेट्स, या फिर ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका डब्ल्यूबीसी, या फिर ऑप्शन सी में आपको जो है प्लाज्मा, या फिर ऑप्शन डी में हो गया आरबीसी। तो देखिए आपका जितने भी प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये डब्ल्यूबीसी, उसके बाद आरबीसी, ये तीनों सेल्स जो होते हैं ये प्लाज्मा में क्या करते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, प्लाज्मा में ये तैरते रहते हैं। ठीक है। और इसलिए आपका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन सी, प्लाज्मा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका देखिए प्लेटलेट्स, यहाँ पे जो है ये इसका काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, आपके बॉडी के जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, या फिर जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, या फिर वायरसेस होते हैं, तो उनके खिलाफ ये क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी लड़ते हैं। ठीक है। और आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी आपका ऑक्सीजन कैरी करता है, रेड ब्लड सेल। इसका मेजर काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना बॉडी में। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी चैम्बर्स प्रेजेंट इन फिशेस हार्ट। बोल रहा है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए में हो गया 1, या फिर ऑप्शन बी में हो गया 3, या फिर ऑप्शन सी में हो गया 2, या फिर ऑप्शन डी में हो गया 5। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन सी, 2 चैम्बर होते हैं मछलियों के हृदय में। देखिए यहाँ पे जो 3 चैम्बर्स होते हैं, इसमें इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आपका जो एम्फीबियन है, और एम्फीबियन में जैसे आपका फ्रॉग हो गया, या फिर यहाँ इसमें रेप्टाइल्स भी आते हैं, और रेप्टाइल्स में यहाँ पे स्नेक्स जैसे हो गए। तो ये सब क्या है, इसके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। और देखिए
उसके बाद देखिए 4 चैम्बर्स जो होते हैं, 4 चैम्बर किस में होते हैं, मैमल्स में होते हैं और बर्ड्स में होते हैं। जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोगों के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। तो यहाँ पे मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से अतिरिक्त तरल पदार्थ को वापस रक्त में बहा देता है। ऑप्शन ए में हो गया आपका प्लेटलेट्स, या फिर ऑप्शन बी में हो गया लिम्फ, या फिर ऑप्शन सी में हो गया डब्ल्यूबीसी, या फिर ऑप्शन डी में हो गया आरबीसी। तो आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स का क्या काम है, रक्त का थक्का जमाना। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, आपके बॉडी को जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया या फिर जो भी पैथोजेंस होते हैं उनसे बचाने का काम है डब्ल्यूबीसी का। और आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन कैरी करता है मेन रूप से। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लिम्फ है, ये इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। तो आपका जो भी अवशोषित जो एब्जॉर्ब्ड जो फैट होता है उसको कौन यहाँ पे कैरी करता है, ये करता है आपका लिम्फ। और जो यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से जो फ्लूइड जाता है, ये कहाँ पे जाता है, ये लिम्फ में जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ये क्या हो गया, ये आपका लिम्फ हो गया। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि विच एनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियों की निरंतरता को सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए में हो गया रेस्पिरेशन, या फिर रिप्रोडक्शन, या फिर फोटोसिंथेसिस, या फिर एक्सक्रीशन। ऑप्शन ए में हो गया देखिए श्वसन, प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, या फिर उत्सर्जन। तो ये होता है आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रजातियों का निरंतरता जो बना रहता है, ये किससे बना रहता है, प्रजनन से, रिप्रोडक्शन से। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि इन विच टू पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स के पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में दो माता पिता विपरीत लिंग के प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और नर और मादा युग्मकों का संलयन भी शामिल है। ऑप्शन ए में हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया बर्डिंग, या फिर ऑप्शन डी में हो गया फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, दो ऑपोजिट सेक्स वाले क्या करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रजनन में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का भी क्या होता है, फ्यूजन इसमें शामिल होता है। देखिए आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो गैमेट्स होते हैं यानी जो सेक्स सेल होते हैं, ये आपके यहाँ पे नहीं होते हैं अलैंगिक प्रजनन में। और यहाँ पे ना ही यहाँ पे फ्यूजन भी होता है दो ऑपोजिट यहाँ पे गैमेट्स का। और बडिंग, देखिए बडिंग किस में होता है, ये तो आपका ईस्ट में होता है जो एक प्रकार का फंगी है, या फिर हाइड्रा में भी बडिंग होता है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि इन विच ऑर्गेनिजम्स और पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय मिटोसिस इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव या जनक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा नए व्यक्तियों को जन्म देने के लिए दो भागों में विभाजित होते हैं। ऑप्शन ए में हो गया आपका माइकोडा, या फिर ऑप्शन बी में हो गया पौधे, या फिर ऑप्शन सी में हो गया पशु, या फिर ऑप्शन डी में हो गया प्रोटिस्ट और मोनेरास। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ये है आपका प्रोटिस्टा और मोनेरा से जो बिलोंग करते हैं, ये क्या करते हैं, ये मीटोसिस के द्वारा क्या करते हैं, दो न्यू इंडिविजुअल को क्या करते हैं, ये जन्म देते हैं। तो चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि इन विच प्लांट द एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉच प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ लीव्स। बोल रहा है किस पौधे में पत्तियों के किनारों पर मौजूद खांचों से अपस्थानिक
कलियां निकलती है? ऑप्शन ए में हो गया प्याज, या फिर ऑप्शन बी में हो गया गुलाब, या फिर ऑप्शन सी में हो गया ब्रायोफिलम, या फिर ऑप्शन डी में हो गया तंबाकू। तो हम लोग जानते हैं इसका सही जवाब जो है ये है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती हैं उसके जो मार्जिन्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, अपस्थानिक कलियां वहाँ पे निकलती हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है उसमें आपको क्या पूछ रहा है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ, देयरफॉर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? बोल रहा है कि सभी जीवों को अपने जीवन में विकास और परिपक्वता के एक निश्चित चरण तक पहुंचना होता है, इससे पहले कि वे यौन प्रजनन कर सके। वृद्धि की उस अवस्था को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में हो गया किशोर चरण, या फिर प्रजनन चरण, या फिर सेंसेंट चरण, या फिर ऑप्शन डी में हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका जुवेनाइल फेज या फिर किशोर चरण। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है 131 में कि निम्नलिखित में से कौन दंत क्षय में बैक्टीरिया द्वारा अम्ल उत्पन्न करने से पहले पट्टिका को हटा देता है? ऑप्शन ए में हो गया ठंडा पानी पीना, या फिर ऑप्शन बी में हो गया खाने के बाद दांतों को ब्रश करना, या फिर ऑप्शन सी में हो गया खाने से पहले दांतों को ब्रश करना, या फिर ऑप्शन डी में हो गया गर्म पानी पीना। तो इसका जो सही जवाब होता है कि खाने के बाद अगर हम लोग दांतों को ब्रश करते हैं तो क्या होगा, जो प्लग्स होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे, जो कि बैक्टीरिया उसमें क्या होता है, अम्ल क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि अनएब्सॉर्ब्ड फूड इज सेंट टू विच पार्ट वेयर इट्स वॉल एब्सॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। बोल रहा है कि गैर अवशोषित भोजन को किस भाग में भेजा जाता है जहां इसकी दीवार इस सामग्री से अधिक पानी अवशोषित होती है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है छोटी आंत, या फिर बड़ी आंत, या फिर लीवर, या फिर अग्न्याशय। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे बात हो रही है गैर अवशोषित भोजन, मतलब देखिए अधिकतर जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है ये कहाँ पे होता है न्यूट्रिएंट्स का, तो ये आपका छोटी आंत में होता है। और जो गैर अवशोषित भोजन है इसको उसके बाद कहाँ पे भेजा जाता है, बड़ी आंत में भेजा जाता है। और वहाँ पे फिर क्या होता है, जो वाटर होते हैं उसको एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट टेक्स प्लेस। तो देखिए बोल रहा है कि पायरुवेट जो यहाँ पे आपका देखिए निम्नलिखित में से किसमें ग्लूकोज का एक 6 कार्बन अणु पायरुवेट नामक 3 कार्बन अणु में टूट जाता है? तो बोलता है कि जो आपका ग्लूकोज का 6 कार्बन का जो अणु है वो पायरुवेट जो 3 कार्बन अणु का होता है उसमें टूट जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए में हो गया आपका लाइसोसोम, या फिर ऑप्शन बी में हो गया साइटोप्लाज्म, या फिर ऑप्शन सी में हो गया न्यूक्लियस, या फिर ऑप्शन डी में हो गया प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, ग्लूकोज के जो 6 अणु होते हैं ये पायरुवेट के 3 कार्बन अणु में टूट जाते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो निम्न के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए में हो गया 31.5 किलो जूल पर मोल, या फिर ऑप्शन बी में हो गया 30.5 किलो जूल पर मोल, या फिर ऑप्शन सी में हो गया 33.5 किलो जूल पर मोल, या फिर ऑप्शन डी में हो गया 3.5 किलो जूल पर मोल। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा उत्पन्न होती है जब एटीपी के टर्मिनल में फॉस्फेट लिंकेज को पानी का उपयोग करके तोड़ा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि इन विच पार्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि रक्त से जो नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया या फिर यूरिक एसिड,
शरीर के किस भाग से इसको हटाया जाता है, किस भाग के द्वारा हटाया जाता है? ऑप्शन ए में हो गया किडनी, या फिर मुंह, या फिर ग्रेशनी, या फिर एनस। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ये है आपका किडनी। किडनी क्या करता है, जो हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इसको रिमूव करता है, ब्लड से इसको फिल्टर करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि in which of the following organisms the syngamy occurs in the external medium water, that means outside the body of the organism। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में सिनगैमी बाह्य माध्यम जल अर्थात जीव के शरीर के बाहर होता है? तो देखिए यहाँ पे देखिए सिनगैमी जो होता है यहाँ पे जो एक्सटर्नल मीडियम में होता है, तो ये किस में होता है? देखिए ह्यूमंस में जो होता है आपका, जो गैमेट्स मिलते हैं ये आपका कहाँ पे होता है, इंटरनल बॉडी में होता है। उसके बाद कैट्स में भी बॉडी के अंदर में ही होता है, डॉग्स में भी बॉडी के अंदर में ही होता है। लेकिन जो फिशेस होते हैं ये क्या करते हैं कि ये जो स्पर्म होते हैं या फिर जो एग्स होते हैं इसको बाहर में वाटर में क्या करते हैं, इसको स्प्रेड कर देते हैं और फिर वहाँ पे फ्यूज होते हैं ये। तो एक्सटर्नल मीडियम में जो आपका यहाँ पे होता है शरीर के बाहर में सिनगैमी जो होता है ये फिर किस में होता है, ये आपका मछलियों में होता है, फिशेस में होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज विच प्रोसेस। बोल रहा है कि भ्रूण जनन के दौरान युग्मनज किस प्रक्रिया से गुजरता है? ऑप्शन ए में हो गया आपका कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया केवल कोशिका विभाजन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया आपका केवल कोशिका विभेदन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया डी जनरेशन अधः पतन। तो इसका जो सही जवाब है कि जो आपका एम्ब्रायोजेनेसिस होता है इसमें जाइगोट जो होता है वो क्या होता है, कोशिका विभाजन भी होता है, उसमें सेल डिवीजन भी होता है और सेल डिफरेंशिएशन भी होता है। तो देखिए जो फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या होता है, एक और स्पर्म जो जाइगोट बनाते हैं यहाँ पे, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट जो होता है ये डिवाइड होता है मीटोसिस के थ्रू। और उसके बाद देखिए आपका सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे सेल डिवीजन के प्रोसेस से जो भी डॉटर सेल इसमें बनते हैं वो क्या बनते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में क्या होते हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि जिसका स्पेशलाइज्ड यहाँ पे एक फंक्शन होता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। मतलब कोशिका विभाजन के थ्रू ही यहाँ पे क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे भ्रूण जनन के दौरान दौरान क्या होता है युग्मनज का, तो यहाँ पे भ्रूण जनन यानी एम्ब्रायोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरेशन में कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है, इन ओविपेरियस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय ओविच सेल लेड इन ए सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट। बोल रहा है कि पर्यावरण में जो आपके यहाँ पे सुरक्षित स्थान पर रखे गए जो ओविपेरस जानवरों के जैसे सरीसृप हो गए या फिर आपका जो पक्षी हो गए, तो इनके जो निषेचित अंडे होते हैं इसके खोल किस खोल से ढके होते हैं। मतलब सीधा सीधी पूछ रहा है कि जो सरीसृप और जो पक्षियों के अंडे होते हैं वो उनके जो खोल होते हैं वो किससे बने होते हैं। ऑप्शन ए में हो गया आपका ऑक्सीजनेसियस, या फिर ऑप्शन बी में हो गया कार्बोनेसियस, या फिर ऑप्शन सी में हो गया कैलकेरियस, या फिर ऑप्शन डी में हो गया सिलिसियस। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सही जवाब है ये है आपका कैलकेरियस। मतलब यहाँ पे जो आपके जो अंडे जो होते हैं सरीसृप के यानी सांपों के या फिर जो पक्षियों के जो अंडे होते हैं ये किससे बने होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कैलकेरियस कहा जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच फेलोपियन ट्यूब। प्रत्येक फेलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए में हो गया 10 to 12, या फिर ऑप्शन बी में हो गया 12 to 30 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन सी में हो गया 15 to 19, या फिर ऑप्शन डी में हो गया 12 to 40। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका
10 to 12 सेंटीमीटर होता है फैलोपियन ट्यूब की लंबाई। तो देखिए आपको यहाँ पे जो अधिकतर क्वेश्चंस जो आए हैं ये आपको 12 क्लास से पूछे गए हैं, 12 के बायोलॉजी से पूछे गए हैं। जो यहाँ पे बायो में जो क्वेश्चंस आए हैं और अधिकतर जो क्वेश्चंस है ये आपके नॉलेज बेस्ड हैं, मतलब आपको डायरेक्ट यहाँ पे एनसीईआरटी से पूछा गया है, कुछ लाइंस आपको उठा के दे दिए गए हैं, नॉलेज बेस्ड है क्वेश्चंस। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं तो फिर आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैच करेंगे। तो चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बीइंग्स द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में जो वृषण होता है ये उदर गुहा के बाहर एक थैली के भीतर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको स्क्रोटम कहा जाता है, जिसको हिंदी में अंडकोश कहा जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो इसमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसटीआई है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में हो गया मलेरिया, या फिर ऑप्शन बी में हो गया सिफिलिस, या फिर ऑप्शन सी में हो गया डेंगू, या फिर ऑप्शन डी में हो गया स्मॉल पॉक्स। तो देखिए इसका जो सही जवाब है कि निम्न में से कौन सा एसटीआई है, तो ये है आपका सिफिलिस है। ये आपका यौन संचरित संक्रमण है ये सिफिलिस। और जो सिफिलिस होता है ये किसके कारण से होता है, तो ये आपका ट्रिपोनेमा पैलेडियम से होता है। और उसके बाद देखिए मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट होते हैं उससे ये फैलते हैं, होते हैं। इसमें भी आपके बहुत सारे प्लाज्मोडियम के पैरासाइट हैं, जैसे प्लाज्मोडियम विवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरियाई हो गया, उसके बाद ओवेली हो गया, फेल्सीफेरम हो गया। तो मोस्ट कॉमन जो होता है ये प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम होता है मलेरिया में। और डेंगू जो होता है ये किससे होता है, ये डेंगू वायरस से होता है। इसका वेक्टर क्या होता है, एडीज मॉस्किटो होता है। इसमें भी आपके डिफरेंट सीरोटाइप्स होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 इस टाइप के। और स्मॉल पॉक्स जो आपको यहाँ पे होता है ये किससे होता है, ये आपका वेरियोला वायरस से होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो गया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इसमें से कौन है, तो ये है आपका सिफिलिस। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंड प्रिवलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम और प्रचलित मेंडेलियन विकार है। तो ऑप्शन ए में हो गया कॉमन कोल्ड, या फिर ऑप्शन बी में हो गया सिफिलिस, या फिर ऑप्शन सी में हो गया हीमोफीलिया, या फिर ऑप्शन डी में हो गया एड्स। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे जो मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है ये क्या है, ये आपका हीमोफीलिया है। और हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉट से यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, मतलब बॉडी में कहीं पे कट हो जाता है तो फिर ब्लड जो है ये फिर क्लॉट ही नहीं होता है। ये जनरली एक क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, जिसमें हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी इस तरीके से है। और हीमोफीलिया ए में जो आपका है ये आपका फैक्टर जो 8 होते हैं ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर, तो उसका यहाँ पे डिफिशियंसी या फिर जो माल फंक्शन हो सकता है। और जो यहाँ पे हीमोफीलिया जो बी है इसमें आपका क्लॉटिंग फैक्टर 9 का क्या होता है, डिफिशियंसी या फिर माल फंक्शन हो सकता है, समझे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो गया ये क्या है आपका, ये हो गया आपका मेंडेलियन विकार में सबसे आम और जो सबसे प्रचलित है ये क्या है यहाँ पे, हीमोफीलिया। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट इन यूकेरियोट्स। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोट्स में मौजूद सकारात्मक चार्ज मूल प्रोटीन का एक सेट है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका हिस्टोन। ठीक है, जो हिस्टोन होता है ये क्या होता है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड यहाँ पे होता है, बेसिक प्रोटीन होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे बैक्टीरिया मनुष्यों में किस बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन ए में हो गया मलेरिया, या फिर ऑप्शन बी में हो गया आपका यहाँ पे निमोनिया, या फिर ऑप्शन सी में हो गया टाइफाइड, या फिर ऑप्शन डी में हो गया हैजा। तो इसका जो सही जवाब है कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कौन सा यहाँ पे बीमारी पैदा करते हैं मनुष्य में,
तो ये हो गया आपका निमोनिया। ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे होता है मलेरिया, तो हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मोडियम का जो यहाँ पे पैरासाइट होता है उससे फैलता है, होता है। और जो आपका जो टाइफाइड है ये क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। कॉलेरा किससे होता है, विब्रियो कोलेरी से होता है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या काउज करवाता है ह्यूमंस में, निमोनिया। चलिए उसके बाद फिर जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने से डीएनए के टुकड़े हो जाते हैं। इन टुकड़ों को किस तकनीक द्वारा अलग किया जाता है? तो इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस प्रजाति में अपने जीवन काल में केवल एक बार फूल आते हैं और आमतौर पर 50 से 100 वर्षों के बाद बड़ी संख्या में फल देते हैं और मर जाते हैं? तो ये इसमें आपका ऑप्शन में हो गया आम या फिर केला या फिर बांस या फिर बरगद। तो हम लोग जानते हैं आम केला तो नहीं होगा, बरगद भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ये है बांस। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सी प्रक्रिया नर और मादा दो प्रकार के युग्मकों के निर्माण को संदर्भित करती है? तो देखिए इसमें आपको पूछ क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स किस में बनते हैं? तो ये आपको गैमेटोजेनेसिस में बनते हैं, यानी युग्मक जनन में बनते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि अधिकांश लैंगिक जनन करने वाले जीवों में उत्पादित युग्मक दो रूपात्मक रूप से भिन्न विषम युग्मक होते हैं, नर युग्मक कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जो लैंगिक जनन करते हैं, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें टू टाइप के मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हेट्रोगैमेट्स होते हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो मेल गैमेट्स को यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो मेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है, एंथ्रोजॉइड कहा जाता है। ठीक है। और जो यहाँ पे जो फीमेल गैमेट्स रहते हैं उसको ओवम भी कर सकते हैं। फीमेल गैमेट्स अगर पूछता तो आप यहाँ पे ओवम यहाँ पे बोलते, उसको एग या फिर oocyte भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेल गैमेट यहाँ पे आपको पूछा है, इसलिए आपको यहाँ पे जो सही जवाब है ये क्या है, ये एंथ्रोजॉइड है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, इसमें आपको पूछ रहा है कि अगुणित जनन किस विभाजन द्वारा युग्मक उत्पन्न करता है? बोल रहा है बाय विच डिवीजन ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही जवाब है ये क्या है, ये है आपका ऑप्शन सी। मियोटिक डिवीजन के द्वारा क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड पेरेंट्स क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि कुछ जीवों जैसे रोटीफर्स, हनी बी और कुछ जो छिपकलियां होती हैं, जो पक्षियां होते हैं टर्की में, मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया से गुजरती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो देखिए इस घटना को क्या कहा जाता है, पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। इस ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे नहीं होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और यहाँ पे क्या होता है, एक ही क्या होता है डेवलप होके क्या बनाता है, एक इंडिविजुअल बना देता है। ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। तो दोस्तों जो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाकी रह गए क्वेश्चंस, इनको भी हम लोग देखेंगे किसी और वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।